हेलो दोस्तों, वेलकम टू तिवारी स्टडी सेंटर हिंदी। आज हम क्लास 9th के ज्योग्राफी यानी कि भूगोल के चैप्टर 3 जो कि अपवाह के बारे में है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं अफवाह कि अफवाह का मतलब क्या होता है। अफवाह का अर्थ होता है कि एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या, मतलब कि एक क्षेत्र का जो नदी तंत्र है उसकी व्याख्या करता है अफवाह। जैसे कि भारत है, भारत में कई सारी नदियाँ हैं, उन नदियों की सहायक नदियाँ हैं, वो जाकर एक बड़े ही झील में, तालाब में, समुद्र में मिल जाती है। तो ये क्या है, एक अपवाह तंत्र है। ठीक, अब उसके बाद देखेंगे कि एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे अपवाह द्रोणी कहते हैं। एक जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उस नदी तंत्र में उसे अपवाह द्रोणी कहते हैं। ठीक, इसके बाद देखेंगे हम कि कोई भी ऊंचा क्षेत्र जैसे कि पर्वत हो या उच्च भूमि हो, दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करती है। मतलब कोई भी जो ऊंचा क्षेत्र होता है दो अपवाह द्रोणियों को अलग करती है। जैसे कि यहाँ पे इस चित्र में दिखाया गया, जैसे देखिए यहाँ पर धारा अ है, यहाँ पर धारा ब है, ठीक, और बीच में ये ऊपर उठा हुआ ये क्षेत्र है, ठीक, जो कि दो नदी धाराओं को अलग अलग करता है। तो ऐसे ही जो ऊंचा उठा हुआ क्षेत्र होता है दो अपवाह द्रोणियों को अलग अलग करता है। ठीक, इसके बाद है कि हमारा भारत, अब हम देखेंगे डिटेल में कि भारत में अपवाह तंत्र है कैसे। ठीक, अभी अब तक हमने देखा कि अपवाह तंत्र होता क्या है। ठीक, अपवाह तंत्र में जब ऊंचा क्षेत्र होता है वो किस प्रकार से द्रोणियों को अलग करता है। भारत में देखा जाए तो अपवाह तंत्र का नियंत्रण मुख्य रूप से भौगोलिक आकृतियों द्वारा होता है। इस आधार पर भारत की नदियों को दो मुख्य भागों में विभाजित किया गया है। दो मुख्य भागों में जो विभाजित किया गया वो दो मुख्य भाग ये हैं, पहला हिमालय की नदियाँ, दूसरा प्रायद्वीपीय नदियाँ। हिमालय की नदियाँ वह होती हैं, वह हैं जो कि पूरे वर्ष भर बहती रहती है, और प्रायद्वीपीय नदियाँ वह है जो कि अक्सर दक्षिण भारत में बहती है और जिसे मौसमी नदियाँ भी माना जाता है। ठीक, इसमें आगे इस चीज़ के बारे में बताया गया होगा। भारत के दो मुख्य भौगोलिक क्षेत्र से उत्पन्न होने के कारण हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियाँ एक दूसरे से अलग अलग है। देखिए यहाँ पे बताया गया कि हिमालय की अधिकतर नदियाँ 12मासी नदियाँ होती हैं। यहाँ देखो, हिमालय की अधिकतर नदियाँ 12मासी नदियाँ होती हैं, जिसमें कि वर्ष भर पानी रहता है, क्योंकि इन्हें वर्षा के अतिरिक्त ऊंचे पर्वतों से पिघलने वाले हिम के द्वारा भी जल प्राप्त होता है। हिमालय के दो मुख्य नदियाँ कौन कौन सी है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र, जो कि पर्वतीय श्रृंखला के उत्तरी भाग से निकलती है। यानी कि जो हिमालय पर्वत है उसके उत्तरी भाग से ये दोनों नदियाँ निकलती है। और इन नदियों ने पर्वतों को काटकर गॉर्ज का निर्माण किया। अब गॉर्ज क्या होता है, गॉर्ज होता है कि जब कोई नदी मुड़ती है तो वहाँ पर क्या होता है, बड़े बड़े गड्ढे बना देती है, जिसे कि गॉर्ज कहते हैं। हिमालय की नदियाँ अपने उत्पत्ति के स्थान से लेकर समुद्र तक लंबे लंबे रास्ते तय करती है। यह मार्ग अपने ऊपरी भागों में तीव्र अपरदन की क्रिया करती है। अपरदन क्या होता है कि किसी स्थान से मिट्टी के बहने के अनुसार, मिट्टी के बहने से जब फिर एक स्थान से मिट्टी का हट जाने से अपरदन की क्रिया होती है। अब जब नदियाँ ऊपर से निचले क्षेत्र में आती है तो भारी मात्रा में सिल्ट एवं बालू का संवहन करते हैं, मतलब भारी मात्रा में सिल्ट और बालू लेकर आती है। मध्य एवं निचले भागों में ये नदियाँ विसर्प, गोखुर झील और अपने बाढ़ वाले मैदानों में बहुत सी अन्य निक्षेपण आकृतियों का निर्माण करती है। इसमें 3 नाम दिया गया है, विसर्प दिया गया है, गोखुर झील दिया गया है, ठीक, और निक्षेपण आकृतियाँ दिया गया है। तो देखिए इसमें इस चित्र में हम देखेंगे कि विसर्प क्या होता है और गोखुर झील क्या है। जैसे कोई नदियाँ बहती है, बहते बहते छोटे से इस एरिया का निर्माण कर देती है, जो हमें यहाँ पे सर्कल कर रहा हूँ, इस एरिया का निर्माण कर देती है। ठीक, तो ये क्या, इसे गोखुर झील बोलेंगे। विसर्प क्या, जब नदियाँ ऐसे बहते हुए आती है उसे हम विसर्प कहते हैं। ठीक, और इसके बारे में ये था हिमालय नदियाँ। इसके बाद हम देखते हैं प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में। प्रायद्वीपीय नदी एकदम मौसमी नदियाँ होती है, जैसे कि मैंने ऊपर भी आप सभी को बताया था कि प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी नदियाँ होती है। क्यों होती है, कारण क्या है इसका? कारण यह है कि इनका प्रवाह वर्षा पर निर्भर करता है कि जब वर्षा होती है, वर्षा का मौसम में इस नदियों की बहाव बढ़ जाता है, और जब वर्षा का मौसम नहीं होता है तो इनकी बहाव घट जाता है, और बहाव घट जाता है और जल की जो मात्रा होती है वो छोटी छोटी धाराओं में बहने लगती है। हिमालय की नदियों की तुलना में हम देखें तो प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई क्या होती है, कम होती है और छिछली होती है। फिर भी इनमें से कुछ केंद्रीय उच्च भूमि से निकलती है और पश्चिम की तरफ बहती है। ठीक, प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियाँ पश्चिमी घाट से निकलती है और बंगाली खाड़ी की तरफ बहती है। मतलब हमारा अगर मानते हैं कि हमारा ये, जैसे कि ये हमारा दक्षिण भारत वाला हिस्सा है, तो पश्चिमी घाट ये वाला पोर्शन है। ठीक, पश्चिमी घाट से निकलती है और अधिकतर इस तरफ बंगाली खाड़ी है और बंगाली खाड़ी में आकर गिर जाती है। आपको पश्चिमी घाट और बंगाली खाड़ी के बारे में जानना है तो 9th क्लास के भूगोल के चैप्टर 1 में की वीडियो मैंने बताया है, इसका डिस्क्रिप्शन में आप सबको लिंक में दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। अब हम पढ़ेंगे हिमालय की नदियों के बारे में डिटेल में। हिमालय की नदियाँ कैसे निकलती है, कहाँ से निकलती है,
ठीक, इस चीज़ के बारे में। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियाँ हैं। ये नदियाँ लंबी और अनेक महत्वपूर्ण और बड़ी सहायक नदियाँ, मतलब कि ये जो 3 नदियाँ हैं, सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी, ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण नदी है और तीनों की कई सारी सहायक नदियाँ जो इनमें आकर मिलती है। जैसे कि हम सबसे पहले पढ़ेंगे इसमें सिंधु नदी तंत्र के बारे में, हम एक एक करके तीनों के बारे में पढ़ेंगे, सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र। पहले हम देखते हैं सिंधु नदी तंत्र के बारे में, जो कहाँ से निकलती है, मानसरोवर झील के निकट तिब्बत से होता है, जो तिब्बत का मानसरोवर झील है वहाँ से निकलती है। यह पश्चिम की ओर बहती हुई यह नदी भारत में लद्दाख में प्रवेश करती है, ठीक, और यह एक सुंदर दर्शनीय गोर्ज का निर्माण करती है, ठीक। और इसकी बहुत सारी सहायक नदियाँ जैसे कि जौस्कर, नुब्रा, श्योक, हुंजा, ये सब इसकी सहायक नदियाँ हैं। सिंधु नदी बलूचिस्तान और गिलगित से बहते हुए पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलती है। इसकी अन्य सहायक नदियाँ हैं सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम। यह पंजाब की मुख्य नदियाँ भी है, पंजाब की 5 मुख्य नदियाँ सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम, जो कि एक सिंधु की सहायक नदियाँ भी है, जो कि पाकिस्तान के मिठानकोट के पास सिंधु नदी में मिल जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि नदी के दक्षिण तरफ, इसके बाद यह नदी दक्षिण तरफ बहती है, अंत में कराची से पूर्व की और अरब सागर में मिल जाती है। कराची से पूर्व की ओर आकर ये अरब सागर में मिल जाती है। सिंधु द्रोणी का 1/3 से कुछ अधिक भाग भारत के जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, पंजाब से शेष भाग पाकिस्तान में स्थित है। जो सिंधु नदी का 1/3 भाग है वो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, पंजाब इन सब भागों में स्थित है, और जो अगला हिस्सा है 1/3 के अलावा वो हमारा पाकिस्तान में स्थित है। और 2900 किलोमीटर लंबी सिंधु नदी विश्व की लंबी नदियों में से एक माना जाता है, ठीक। अब देखें गंगा नदी तंत्र के बारे में। गंगा नदी तंत्र देखने से पहले हम एक छोटे से महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करते हैं। देखते हैं कि 1960 में भारत सरकार और पाकिस्तान सरकार के बीच सिंधु जल समझौता हुआ था, जिसमें कि यह बात बोला गया था कि इस नदी प्रक्रम के संपूर्ण जल का केवल 20% जल भारत उपयोग करेगा, और इस जल का उपयोग हम पंजाब, हरियाणा और राजस्थान दक्षिण पश्चिम भागों की सिंचाई के लिए करेंगे। अब गंगा नदी तंत्र के बारे में देखते हैं। गंगा की मुख्य धारा भागीरथी, खास गंगोत्री हिमालय से निकलती है, और अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग में इससे मिलती है। हिमालय की बहुत सी नदियाँ, हिमालय से निकलने वाली जो बहुत सी नदियाँ हैं वो आखिर गंगा में मिलती है। जिसमें कुछ प्रमुख नदियाँ यमुना हो गई, घाघरा हो गई, गंडक, कोसी। यमुना नदी भी गंगा की सहायक नदी है, जो कि आकर इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में आकर गंगा से मिल जाती है। और गंगा की उत्पत्ति, ये ध्यान रखना कि भागीरथी और अलकनंदा ये 2 नदियाँ मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है। कहाँ से? गंगोत्री से। गंगा के दाहिने किनारे के समानांतर बहती है कौन सी? यमुनोत्री। यमुना नदी जो है गंगा के समानांतर बहती है, यमुनोत्री से निकलती है, इलाहाबाद में गंगा मिल जाती है, जिसे कि प्रयागराज के नाम से भी जाना जाता है। घाघरा, गंडक, कोसी नेपाल हिमालय से निकलती है। अगले पे हम देखेंगे, ये देखिए प्रत्येक वर्ष उत्तरी मैदान के कुछ हिस्से में बाढ़ आ जाती है। जैसे कि हम हर साल सुनते हैं कि उत्तर प्रदेश, बिहार वाले हिस्से में बाढ़ आ गई जाती है, इसी वजह से आती है, जिससे बड़े पैमाने पर जानमाल का नुकसान भी होता है, ठीक। और इस मिट्टी क्या है कि ये मिट्टी को उपजाऊपन प्रदान कर कृषि योग्य भूमि बना जाती है। ये जब नदियाँ हिमालय क्षेत्र से सिल्ट लेकर आती है, बालू लेकर आती है, जब आकर मैदानी क्षेत्रों में इसका निक्षेपण कर देती है, तो यह मिट्टी को क्या करता है? उपजाऊ बनाया जाता है। इससे पहले हम थोड़ा सा एक चीज़ देखेंगे, इसमें कि बता रखा है देवप्रयाग का संगम दिखा रखा है, जहाँ पर देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिलती है और मिलकर यहाँ से यह गंगा नदी का निर्माण करती है। प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से आने वाली मुख्य सहायक नदी है चंबल, जो कि मान लो कि ये हमारी गंगा नदी बह रही है, ठीक। प्रायद्वीपीय यानी कि दक्षिण साइड से जो आकर मिलती है, दक्षिण साइड से जो नदी आकर मिलती है उसे हम प्रायद्वीपीय सहायक नदियाँ कहते हैं, ठीक। तो इसमें चंबल नदी है, बेतवा नदी है, सोन नदी है, जो कि दक्षिण साइड से आकर मिलती है। यह अर्धशुष्क क्षेत्रों से निकलती है, इसकी लंबाई कम, इसमें पानी की मात्रा भी कम होती है। अब बाएं तथा दाहिने ओर से सहायक नदियों में आती है, पश्चिम बंगाल के फरक्का तक बहती है ये गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है। यह नदी 2 भागों में बढ़ जाती है, भागीरथी और हुगली। पश्चिम बंगाल में जाते ही यह नदी 2 भागों में बढ़ जाती है, भागीरथी और हुगली नदी में, ठीक। भागीरथी हुगली जो कि दक्षिण की तरफ बहती है, तो डेल्टा के मैदान से होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। मुख्य धारा दक्षिण की ओर बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है। जो गंगा नदी की मुख्य धारा है वह दक्षिण की ओर बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है, एवं ब्रह्मपुत्र नदी इससे आकर मिल जाती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं बताता हूँ, ये यहाँ से आ रही है गंगा नदी, और हमारी ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो इधर नॉर्थ ईस्ट से आती है, आकर एक जगह मिल गई, मिलकर ये मिलने के बाद ये एक नदी, मतलब कि ये एक नदी मिलकर आगे की तरफ बढ़ जाती है। अंतिम चरण में गंगा और ब्रह्मपुत्र समुद्र में विलीन होने से पहले मेघना नाम से जाने जाते हैं। यानी ये गंगा नदी आई,
और इधर से ब्रह्मपुत्र नदी है। जब ये दोनों नदी आपस में मिल जाती है तो इसे हम जानते हैं मेघना के नाम से, इसे हम मेघना के नाम से जानते हैं। और ये मेघना के नाम से जानते हैं और ये जाकर बंगाली खाड़ी में गिर जाती है। और जब बंगाली खाड़ी में गिरने से पहले ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा बनाती है। गंगा की लंबाई 2500 किलोमीटर है। हमने देखा था भी सिंधु नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर थी। ठीक, अम्बाला नगर सिंधु तथा गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक पर स्थित है। जो अम्बाला नगर है, अम्बाला हम देखते हैं कि चंडीगढ़ में है, चंडीगढ़ पंजाब के आसपास है। ये सिंधु और गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक पर स्थित है। अम्बाला में सुंदरवन तक मैदान की लंबाई, अम्बाला से सुंदरवन तक जो मैदान की लंबाई है 1800 किलोमीटर है, परंतु इसके ढाल में गिरावट मुश्किल 300 मीटर है। इसकी जो ढाल की गिरावट है वो 300 मीटर है। दूसरे अगला हम देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। हमने सिंधु नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र देखा, अब देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के पूर्व तथा सिंधु एवं सतलज स्रोत के काफ़ी नज़दीक से निकलती है। यानी कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। हमने देखा था सिंधु नदी भी तिब्बत के मानसरोवर झील से निकल रही थी, परंतु इसका अधिकतर भाग भारत के बाहर स्थित है। यह हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहती है और नामचा बारवा शिखर मीटर के पास पहुंचकर, नामचा बारवा शिखर के पास पहुंचकर वह अंग्रेजी के यू अक्षर जैसा मोड़ बनाकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में गॉर्ज के माध्यम से प्रवेश करते हैं। यहाँ पर मैं तुम्हें एक छोटे से डायग्राम के माध्यम से समझाता हूँ। मान लो यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी निकली, ये निकलती हुई यहाँ आई और यहाँ पर यू आकार का शेप बनाकर ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। तो यहाँ जो यू आकार का शेप बनाती है तो ये यहाँ पर ये बहुत बड़े गार्ज का निर्माण करती है। ठीक, गार्ज मैंने बताया बहुत बड़े गड्ढे का निर्माण करती है। इस कारण ये भारत में अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है और अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। दिबांग, लोहित, केनुला एवं दूसरी सहायक नदी इससे मिलकर असम में ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती है। जो नदी है ब्रह्मपुत्र नदी जब अरुणाचल में एंटर करते हैं यहाँ से तो यहाँ पर 3 सहायक नदियाँ इससे मिलती है। वो तीनों सहायक नदियाँ हैं दिबांग, लोहित और केनुला। और ये तीनों नदियाँ मिलने के बाद असम में ये एंटर करते हैं, इससे ब्रह्मपुत्र का नाम से जानी जाती है। अब तिब्बत एक शीत एवं शुष्क क्षेत्र है। यहाँ नदी में जल एवं सिल्ट की मात्रा बहुत कम होती है। जैसे कि हमने देखा था गंगा नदी में और सिंधु नदी में सिल्ट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन यहाँ पर इसमें ब्रह्मपुत्र नदी में सिल्ट की मात्रा बहुत कम होती है। कारण यह है कि जहाँ से वो निकलती है वहाँ एक शीत और शुष्क क्षेत्र है। यहाँ नदी में जल एवं सिल्ट की मात्रा बढ़ जाती है। भारत में उच्च वर्षा वाले क्षेत्र से होकर गुजरती है ब्रह्मपुत्र नदी, और जब ये भारत में आती है तो इसमें सिल्ट की मात्रा बढ़ जाती है। असम में ब्रह्मपुत्र अनेक धाराओं में बहती है। असम में ब्रह्मपुत्र क्या है, अनेक धाराओं में बहती है और एक गुम्फित नदी के रूप में बहती है। यह बहुत से नदी द्वीपों का निर्माण करती है। प्रत्येक वर्ष वर्षा ऋतु में यह नदी अपने किनारों से ऊपर बहने लगती है। मतलब कि जब वर्षा ऋतु का सीजन आता है तो ये काफ़ी ऊपर बह जाती है। ठीक, यानी कि इसका पानी बढ़ जाता है और ये बांग्लादेश में बहुत अधिक क्षति पहुंचाती है। बाढ़ आता है बांग्लादेश, क्योंकि ये आकर सीधे भारत में आसाम से होते हुए सीधे बांग्लादेश में एंटर कर जाती है। ठीक, और अन्य नदियों के विपरीत ब्रह्मपुत्र नदी में सिल्ट निक्षेपण की मात्रा बहुत अधिक होती है। और पता है सिल्ट जब भारत में एंटर करती है तब इसमें सिल्ट की मात्रा आने चालू होती है। अगला हम देखेंगे प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में। प्रायद्वीपीय नदियाँ मैंने बताया था कि वो नदियाँ जो दक्षिण भारत में बहती है और इन नदियों में वर्ष भर पानी नहीं रहता है। ठीक, क्योंकि ये हिमालयी नदियाँ नहीं हैं। यहाँ वर्ष भर पानी न रहने के कारण कि इधर आसपास कोई पर्वतीय एरिया नहीं है। ठीक, और बरसात के मौसम में से पानी बढ़ जाता है। प्रायद्वीप भारत का मुख्य जल विभाजक का निर्माण पश्चिम घाट द्वारा होता है। पश्चिमी तट के निकट उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित प्रायद्वीपीय भाग की अधिकतर मुख्य नदी जैसे कि महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, जो कि पूर्व की ओर बहते हैं और बंगाली खाड़ी में गिर जाती है। और जब बंगाली खाड़ी में गिरने से पहले मुहाने पर एक डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक, और नर्मदा एवं तापी 2 ऐसी बड़ी नदियाँ हैं जो पश्चिम की तरफ बहती है, जो कि अरब सागर में गिरती है। अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले नर्मदा द्रोणी के बारे में। नर्मदा का उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी के निकट है। अमरकंटक पहाड़ी का निकट से होता है। पश्चिम की ओर एक भ्रंश घाटी में बहती है। ये समुद्र तक पहुंचने के क्रम में यह नदी बहुत से दर्शनीय स्थलों का निर्माण करती है। जबलपुर के निकट संगमरमर के शैलों से यह नदी गहरे गौर से बहती है, जहाँ तीव्र ढाल से गिरती है और यहाँ धुआंधार प्रपात का निर्माण करती है। अब प्रपात क्या होता है? जब कोई नदी, यहाँ पे देखिए प्रपात क्या होता है, जब कोई नदी ऊंचे इलाके से गिरती है, ऊंचे एरिया से नीचे एरिया में गिरती है। ठीक, तो यहाँ पर क्या होता है, काफ़ी तेज़ मात्रा से पानी आता है ये इस वाले पोर्शन में, जहाँ पे एक ढलान होता है बहुत तेज, तो इसे हम प्रपात बोलते हैं। इसे इस चीज़ को प्रपात कहते हैं। ठीक, तो यहाँ धुआंधार प्रपात का निर्माण करती है। ठीक, अब नर्मदा की सभी सहायक नदियाँ जो है बहुत छोटी है, इनमें इधर समकोण पर मुख्य धारा से मिलती है। नर्मदा द्रोणी मध्य प्रदेश तथा गुजरात के कुछ भागों में
फैली हुई है। अब हम नर्मदा के बाद तापी द्रोणी, जो कि दूसरी ऐसी नदी है जो कि दूसरी ऐसी प्रायद्वीपीय नदी है जो कि अरब सागर में गिरती है। तापी का मतलब मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा की श्रृंखलाओं से हुआ है। यह नर्मदा का समानांतर एक भ्रंश घाटियाँ बहती है, जैसे कि बताया था कि नर्मदा नदी भी एक भ्रंश घाटियाँ बहती है और तापी नदी भी एक भ्रंश घाटी में ही बहती है, लेकिन इसकी लंबाई बहुत कम है। इसकी द्रोणी मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र राज्य में है। अरब सागर तथा पश्चिमी घाट के बीच का तटीय मैदान बहुत अधिक संकीर्ण मतलब पतला है, इसलिए तटीय नदियों की लंबाई बहुत कम है। पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदियाँ साबरमती, माही, भारत पूजा, पेरियार, ठीक, ये नदियाँ बहती हैं। इनके अलावा अगर गोदावरी द्रोणी के बारे में हम देखेंगे इसके बाद, गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है, यानी कि ये दक्षिण भारत का गंगा नदी कहा जाता है इसे, गोदावरी नदी को। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले के पश्चिमी घाट के ढालों से निकलती है और जाकर ये बंगाली खाड़ी में गिरती है। इसकी लंबाई लगभग 1500 किलोमीटर है। प्रायद्वीपीय नदियों में इसका वाहतंत्र सबसे बड़ा है। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में है, उड़ीसा में है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। गोदावरी में अनेक सहायक नदियाँ मिलती है। जो सहायक नदियाँ हैं ये आपको नाम याद करने पड़ेंगे, पूर्णा, वर्धा, प्रणहिता, मांजरा, मेनगंगा, पेनगंगा, ये सब जो है इसकी सहायक नदियाँ हैं। इसमें अंतिम 3 सहायक नदियाँ बहुत बड़ी है, यानी कि अंतिम 3 सहायक नदियाँ कौन सी है? मांजरा, वेनगंगा और पेनगंगा। इस बड़े आकार और विस्तार के कारण इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। मैंने अभी आपको बताया था ऊपर कि गोदावरी नदी को दक्षिण भारत का गंगा कहा जाता है। इस तरह हम जाएंगे महानदी द्रोणी। महानदी द्रोणी का उद्गम छत्तीसगढ़ की उच्चभूमि से होता है। यह उड़ीसा से बहते हुए बंगाली खाड़ी में मिल जाती है। इसकी लंबाई 860 किलोमीटर है, यानी कि 860 किलोमीटर। इसकी अपार द्रोणी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में है। यह कृष्णा द्रोणी, जो कि पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर के निकट एक स्रोत से निकलकर बहती है। इसकी लंबाई 1400 किलोमीटर, जो कि बंगाली खाड़ी में गिरती है। इसकी सहायक नदियाँ तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी, भीमा नदी उड़ीसा में है। इसकी ये सभी सहायक नदियाँ हैं। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में फैली है। इसका नाम है कावेरी द्रोणी पर। कावेरी पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है और तमिलनाडु के कुडलूर के दक्षिण में बंगाली खाड़ी में मिल जाती है। लंबाई इसकी 760 किलोमीटर है। सहायक नदियाँ अमरावती, भवानी, हेमावती, काबिनी। इसकी द्रोणी तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक में स्थित है। ठीक, अब भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी बनाती है। इसे शिव सुंदरम के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा कुछ छोटी नदियाँ भी हैं। इन बड़ी बड़ी नदियों के अलावा कुछ छोटी नदियाँ जैसे कि दामोदर हो गया, ब्रह्मानी हो गया, वैतरणी हो गया, सुवर्णरेखा, जैसे कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। इसके बाद हम जानेंगे झीलों के बारे में। अभी हमने नदियों के बारे में देखा, अब हम जानेंगे झीलों के बारे में। कश्मीर घाटी का प्रसिद्ध झील डल झील है। नाव वाले घर, शिकारों से तो आप ठीक, ये क्या है, यहाँ पर प्रत्येक वर्ष पर्यटक आते जाते रहते हैं। ये पर्यटन का बहुत ही बड़ा केंद्र है। ठीक, और इन सब जगहों पर नौकायान, तैराकी, ये सब अक्सर देखे जाते हैं। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे कि जो झील होते हैं वो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। ठीक, मतलब कि पर्यटन इससे क्या होगा, पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। पर्यटन क्षेत्र होते हैं ये। पर्यटक आकर्षण के अतिरिक्त मानव के लिए अन्य उपकरणों में भी झीलों का महत्व है। अन्य उपकरण जैसे पृथ्वी की सतह गर्त वाले भाग में जहाँ जल जमा हो जाते हैं उसे झील कहते हैं। अगला क्वेश्चन आ सकता है कि झील क्यों महत्वपूर्ण है, यानी झील का हमारे जीवन में क्या योगदान है। पहला तो हम देंगे महत्वपूर्ण क्यों, जिसमें पर्यटन के लिए काफ़ी अच्छा है ये। दूसरा कि यह हमारे जीवन में भी काफ़ी उपयोगी है। इसके अलावा झील कहते किसे हैं, तो झील कहते हैं पृथ्वी की सतह के गर्त वाले भाग में जहाँ जल इकट्ठा हो जाता है। गर्त जहाँ पर गड्ढा है और वहाँ पर अगर पानी इकट्ठा हो गया, जल इकट्ठा हो गया, उसे हम झील कहते हैं। कुछ बड़े आकार वाली झील कैस्पियन है, मृत है और अरल सागर है। भारत में बहुत सारी झीलें हैं जो एक दूसरे से आकर अन्य लक्षणों से भिन्न है। अधिकतर झीलें अस्थायी होती है। कुछ में केवल वर्षा ऋतु में पानी होता है, कुछ में हमेशा पानी होता है। ठीक, इसके बाद है कि कुछ झीलों का निर्माण वायु, नदियों, मानवीय क्रियाकलापों के कारण हुआ है। कुछ झीलें प्राकृतिक रूप से बनती है, कुछ झीलें मानवीय क्रियाकलाप, वायु, नदी, इन सब के कारण बनती है। एक विसर्प नदी बाढ़ वाले क्षेत्रों में जो कटकर गोखूर झील, जैसे गोखूर मैंने बताया था क्या होता है। ठीक, ये तो हो गया विसर्प, हो गया गोखूर जो यहाँ से ऐसे होता है। ठीक, इस गोखूर झील का निर्माण करती है। स्पीड तथा बार यानी कि जो रोधिका होता है तटीय क्षेत्रों में लैगून का निर्माण करता है, जैसे कि चिल्का झील, पुलिकट झील, कोल्लूर झील। अंतर्देशीय वाले जिले में कभी कभी मौसमी होती है। उधर हम देखते हैं राजस्थान का सांभर झील, जो एक लवण जल यानी कि वहाँ पे खारा पानी वाला झील है। इस जल का उपयोग नमक के निर्माण के लिए किया जाता है, जो कि राजस्थान का ये जो
के लिए क्या था, मीठे पानी का अधिकांश झील हिमालय क्षेत्र में मिलता है, जो क्योंकि वो हिमानी द्वारा बर्फ़ द्वारा बने होते हैं, ठीक। और वो बर्फ़ पिघलने की वजह से वो झील भर गए होते हैं। जम्मू और कश्मीर में वुलर झील है, जो कि भूगर्भीय क्रियाओं से बनी हुई है। यह भारत की सबसे मीठे पानी वाली झील है। जो जम्मू एंड कश्मीर की जो वुलर झील है, यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी वाली प्राकृतिक झील है। डल झील, भीमताल, नैनीताल, लोकताल, बड़ा पानी और अन्य महत्वपूर्ण मीठे पानी की झीलें हैं। इसके अतिरिक्त जल विद्युत उत्पादन के लिए नदियों पर बांध बनाकर भी झील का निर्माण किया जाता है, जैसे गुरु गोविंद सागर, भाखड़ा नंगल परियोजना हो गया। अब आता है कि झीलें मानव के लिए लाभदायक कैसे होती है। कि झील नदी के बहाव में सुचारू बनाने में सहायक होती है। अत्यधिक वर्षा के समय वो बाढ़ को रोक सकती है। देखो, पहला पॉइंट तुमको ध्यान रखना होगा कि एक झील नदी के बहाव को सुचारू रूप से बनाने में सहायक होती है। दूसरा पॉइंट है जो आप सबको याद रखना होगा, वह अत्यधिक वर्षा के समय यह बाढ़ को रोकने में मदद करती है। यानी कि जो पानी होता है वो इसमें आकर इकट्ठा हो जाता है। सूखे के मौसम में यह पानी के बहाव को संतुलित करने में सहायता करती है। झीलों का प्रयोग जल विद्युत उत्पन्न करने में भी किया जाता है, ठीक। यह अपने आसपास के क्षेत्रों को जलवायु को सामान्य बनाती है। ये जलीय परितंत्र को संतुलित रखती है। झीलों की प्राकृतिक सुंदरता व पर्यटन को बढ़ाती है। यह हमें मनोरंजन प्रदान करती है। ये एक आंसर आप सबका तैयार हो गया यहाँ से कि हमारे मानव जीवन में झीलों का क्या उपयोग है। तो ये कुछ 4-5 पॉइंट से आप सब याद रहेंगे तो पेपर में ऐसे क्वेश्चन आएगा तो आप लिख सकेंगे। अब बताएं कि नदियों का अर्थव्यवस्था में महत्व क्या है, ठीक। कि नदी क्या है, एक मूल प्राकृतिक संसाधन है जो कि अनेक क्रियाकलापों में योगदान देता है। प्राचीन काल से हम देखते हैं, मौर्य साम्राज्य से हो गया या हड़प्पा सभ्यता में हो गया, कि क्या है कि जो नदियाँ मानव जीवन में, उनके आर्थिक जीवन में काफ़ी अधिक रोल प्ले करती है, ठीक। अब क्या है कि नदियाँ गाँव को शहरों से जोड़ने का काम करती है। ये प्राचीन काल में भी होता था, मतलब हम इतिहास में देखते हैं तो इसमें भी होता था कि नदियों के माध्यम से व्यापार होता था, ठीक। तो हम व्यापार के लिए, समुद्री व्यापार के लिए नदियों का प्रयोग कर सकते हैं, कि मतलब कि गांव से शहरी इलाकों में सामान भेजने के लिए, जहां पर सड़क मार्ग नहीं है। खैर, अब हर जगह सड़क मार्ग है, तब नदी मार्गों का उपयोग बहुत ही रेयरली ही होता है, कहीं कहीं, ठीक। बट समुद्री व्यापार का उपयोग आज भी होता है। अब भारत जैसे देश के लिए, जहाँ की जनसंख्या अत्यधिक कृषि पर ही निर्भर रहती है, ठीक, तो कृषि के लिए नदी का होना काफ़ी उचित जरूरी समझा जाता है, क्योंकि नदियों से कृषि के सिंचाई के लिए जल मिल जाता है। सिंचाई, नौ संचालन, जल विद्युत निर्माण, इन सब निर्माण में नदियों का बहुत अधिक योगदान रहता है। इसके लिए भारत सरकार ने एक राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना चलाई थी, जिसमें कि 1885 में गंगा एक्शन प्लान के साथ आरंभ हुआ था। इसके तहत क्या था, अन्य नदियों को जोड़ने के लिए गंगा कार्य योजना का विस्तार किया गया। तो ये योजना पर पढ़ लेना, इसमें कोई इतना नहीं। आगे जाएंगे नदी प्रदूषण होता है घरेलू हमारी गतिविधियों से, औद्योगिक गतिविधियों से और कृषि की बढ़ती मांग के कारण इसकी गुणवत्ता भी प्रभावित हुई है। इसके बाद हम देखते हैं कि नदियों में अधिक जल की निकासी होती है। नदियों के पानी का लगातार इसका आयतन, यानी कि जो वॉल्यूम घटता हुआ जा रहा है। दूसरे उद्योगों का प्रदूषण, अपरिष्कृत कचरे नदी में मिलते रहते हैं, इसके कारण नदी का जल जो है प्रदूषित होता रहता है, उसकी गुणवत्ता उचित सही नहीं रहती है। तो वैसे भारत सरकार ने नदी को साफ करने के लिए कई सारे अभियान चलाए हुए, जैसे गंगा सफाई अभियान हो गया। अभी हमने ये देखा था, अभी राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना हो गया, मतलब नदी को संरक्षण करने का प्लान था। गंगा सफाई अभियान में गंगा नदी को साफ करने के हैं। हम उदाहरण देखते हैं, समुचित जल प्रवाह में गंगा का जल लगभग 20 किलोमीटर क्षेत्र में फैले बड़े शहरों की गंदगी को तनु करके समाहित कर सकता है, लेकिन लगातार बढ़ते हुए औद्योगिकरण और शहरीकरण के कारण ऐसा संभव नहीं हो पाता है। नदियों में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। नदियों में बढ़ते प्रदूषण के कारण स्वच्छ बनाने के लिए अनेक कार्य लगातार किए जा रहे हैं और कई सारी भारत सरकार द्वारा योजनाएं भी लागू की जा रही है। लेकिन नदियों के जल प्रदूषित होने की वजह से मानव के स्वास्थ्य से प्रभावित होता है, ठीक, क्योंकि स्वच्छ जल मानव के जीवन का एक अभिन्न हिस्सा माना जाता है। तो दोस्तों, ये चैप्टर आज यहीं पर ख़त्म होता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।